नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया आज का टॉपिक है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट क्या होता है, इसके बारे में ऑलरेडी पहले इंट्रोडक्शन जान चुके हैं कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का मतलब भी बता चुके हैं। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब भी अपने कंट्री का कोई क्या हो, आइडेंटिटी हो, है ना, कलेक्टिव आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब कि एक शब्द में कहा जाए कि नेशनलिज्म क्या होता है, तो नेशनलिज्म का मतलब है कलेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ एनी पीपल, किसी व्यक्ति का एक पहचान, उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। जैसे कि भारत का एक पहचान है कि भारतीय झंडा, नेशनल फ्लैग, तो ये बेसिकली हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी है। वैसे ही कुछ भी पहचान जो कंट्री से जाना जाए, भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहते हैं, तो ये उनका कलेक्टिव आइडेंटिटी है, जिसको ही हम नेशनलिज्म भी कहते हैं। आज का पहला टॉपिक है रोलेट एक्ट ऑफ 1919। 1919 का रोलेट एक्ट क्या था? तो इसमें क्या था, ये एक प्रकार का कानून का नाम था, ठीक है। एक कानून था जो बेसिकली ब्रिटिश सरकार उस समय जो भारत में रूल कर रही थी, क्योंकि उस समय भारत में ब्रिटिश रूल कर रहा था 1919 में, तो ब्रिटिश सरकार ने एक कानून को पास किया जहाँ पे गवर्नमेंट के पास जो बेसिकली था, गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर, जहाँ पे ब्रिटिश सरकार को बहुत अत्यधिक पावर दे दिया गया, बहुत सारा ज़्यादा पावर दे दिया गया, इनॉर्मस पावर दे दिया गया, जिससे वो क्या कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकते हैं, मतलब कम कर सकते हैं। अगर क्या हो जाए, किसी भी सरकार को पावर जितना है उससे अधिक पावर दे दी जाए, क्योंकि इस समय तो था ही नहीं संविधान, तो संविधान नहीं था, एक कानून पास कर दिया गया जिसका नाम था रोलेट एक्ट, ब्रिटिश की तरफ से, और ब्रिटिश के लिए ही था। तो इसमें ब्रिटिश का पावर और दोगुना हो गया, तेगुना हो गया, बहुत बढ़ गया पावर, जिसमें क्या था कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर दिया गया। बेसिकली इनके पावर को, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के पावर क्या हो गया, सोडा बस किसी कॉल यहाँ से क्या करता ही। तो जहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस किया गया और ये बात का अनुमति दिया गया कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बिना 2 साल के ट्रायल के ही जेल में रखा जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकार का, मतलब जो भी आवाज़ उठाएगा सरकार के खिलाफ तो उसको जेल में डाल दो, किसी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं होगा, किसी प्रकार का बहस नहीं होगा, चर्चा नहीं होगा। तो ये था ही रोलेट एक्ट। सिंपल शब्द में कहा जाए तो रोलेट एक्ट क्या था, एक ऐसा प्रकार का कानून जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पास किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के पावर को क्या किया, इसने इनॉर्मस पावर और पावर दे दिया गया, जिससे उसका और पावर बढ़ गया। इसी पावर का नाम था, इसी कानून का नाम था रोलेट एक्ट, जो कब आया, 1919 में आया। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जलियांवाला बाग मस्करे, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, मतलब कि कांड, ठीक है। जलियांवाला बाग का नाम, ये वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक प्लेस का नाम है, जलियांवाला बाग का एक प्लेस है। तो कब हुआ था ये इवेंट, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ा जो भीड़ था वो इकट्ठा हुआ, कहाँ पे, जलियांवाले बाग के पार्क में। एक पार्क का जगह था ये, जहाँ पे बहुत सारा भीड़ वैसाखी का मेला घूमने के लिए आया था जलियांवाला बाग में। दूर दूर से लोग आया था, दूर दूर के गांव से लोग आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोग आया था क्या करने के लिए, मेला को अटेंड करने के लिए, और मेला की वजह से भीड़ बहुत बढ़ गया था। और यहाँ पे लोग कब आए थे, ये डेट क्या था, 13 अप्रैल 1920 में। और जब लोग एंटर किया तो यहाँ पे बेसिकली उस समय कानून लगा हुआ था कि कोई व्यक्ति घर से नहीं निकल सकता है, और लोगों को पता ही नहीं था, गांव के लोगों को, और गांव का लोग घूमने निकल गया था, यहाँ पे घूमने, मेला घूमने आ गया था। और ब्रिटिश सरकार उस समय में सारे ग्राउंड्स जो थे जलियांवाला बाग के, उन सभी दरवाजों को उन्होंने बंद कर दिया। डायर, जो उस समय का, डायर कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मुखिया, जनरल हेड था, इसने क्या किया, डायर उस एरिया में एंटर करता है और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे, मतलब बाहर निकलने का, पार्क से बाहर निकलने का जितना भी रास्ता था, सबको उसने अपने सैनिकों को बोला कि बंद कर दो रास्ता। तो सारे रास्ते को बंद कर दिया गया, सभी एग्जिट पॉइंट को क्लोज कर दिया गया और बोल दिया गया कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। और कोई बाहर जाने का प्रयास भी किया तो उस पर बंदूक फायर किया जाएगा, ओपन फायर होगा, और जिसमें कई सारे लोग का जान भी चला गया, लोग भगदड़ मच गया, गेट दरवाज़ा बंद होने लगा। तो जब दरवाज़ा बंद होने लगेगा कि अब तो मरेंगे ही, तो लोग भागने लगा, दौड़ने लगा, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का जान चला गया, इसमें कई सारे लोग मरे हैं। और ये जगह आज भी है,
और बहुत सारे लोग तो वहाँ पे कुआं था, कुआं में कूद के मर गया कि ब्रिटिश मारेगा उससे अच्छा। वहाँ दिखाता है, रियल है, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे आज भी वो कुआं बना हुआ है जहाँ पे लोग कूद के मर गया। तो डर था कि ब्रिटिश मार देगा, इससे अच्छा जनरल डायर मारेगा हमको, उससे पहले हम खुद ही मर जाते हैं, तो इतना खौफ था। तो ये इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे ये न्यूज़ फैल गया। जब ये न्यूज़ फैला कि ऐसा हुआ है कि लोगों के साथ ऐसा प्रकार का व्यवहार किया गया है ब्रिटिश की तरफ से, तो लोग पूरा कंट्री में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। पूरे कंट्री के लोग धरने पे चले गए। स्ट्राइक, स्ट्राइक क्या होता है पता है? स्ट्राइक इज़ डन बाय द वर्कर। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, स्ट्राइक करता है, वर्कर की तरफ से जो स्ट्राइक होता है, अगर इसको वर्कर क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय बोलते हैं। और एम्प्लॉयर मतलब मालिक। मालिक क्या करता है? मालिक करता है लॉकआउट। स्ट्राइक क्या होता है? जब कोई व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं होता है तो वो काम करने से मना कर देता है। काम पे तो आता है लेकिन काम नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्ट्राइक कहते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक में क्या होता है? लोग अपने मांगों को रखता है। तो ऐसा प्रकार का भी हो सकता है, या फिर किसी पॉलिसी से लोग खुश नहीं है, सरकार से किसी कानून से खुश नहीं है, तो वहाँ पे भी स्ट्राइक हो सकता है। स्ट्राइक दोनों तरफ हो सकता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, कर्मचारी और मालिक दोनों ही करता है। एम्प्लॉयर जो कर्मचारी करता है उसको बोलते हैं स्ट्राइक, जो मालिक करता है उसको कहते हैं लॉकआउट। इसमें बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि स्ट्राइक ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। स्ट्राइक अगर होगा तो पहले क्या होगा? 7 दिन का वार्निंग दिया जाएगा कि मेरा बात, जो एग्जाम्पल किसी का है, कोई चाहता है वर्कर कि मेरा सैलरी बढ़े, तो पहले मालिक को 7 दिन का समय देगा। अगर 7 दिन नहीं सुनेगा तो 6 सप्ताह का टाइम मिलता है, मतलब 1.5 महीने का टाइम मिलता है कि 1.5 महीने के अंदर क्या कर सकता है? वो कार्रवाई कर सकता है, मतलब धरने बैठ सकता है, काम करना मना कर सकता है। बहुत प्रकार के उसका पावर होता है। इसके लिए बहुत सारा कानून बनाया गया है। वैसे ही सेम कंडीशन है लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? स्ट्राइक या लॉकआउट ये टेम्प्रोरी सस्पेंशन ऑफ द वर्क है, मतलब कि काम को करने से मना कर देना कुछ समय के लिए। दिस इज कॉल्ड लॉकआउट और स्ट्राइक, मतलब काम नहीं करेंगे कुछ समय के लिए। टेम्प्रोरी क्लोजमेंट ऑफ एनी इंडस्ट्री, जब कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए कुछ समय के लिए मना कर दे तो स्ट्राइक और लॉकआउट होता है। तो लॉकआउट में क्या होता है? लॉकआउट में कोई भी व्यक्ति का मालिक जो काम कर रहा है, ऑनर, वो क्या करता है? वो लोगों के, कर्मचारियों की बातों से सहमत नहीं होता है और वो क्या करता है कि हम काम ही नहीं करवाएंगे, छोड़ हटाओ, मत करो काम, बैठल रहो, नहीं करना है तुमको मत करो। तो वो भी गुस्सा हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है? लॉकआउट हो जाता है। तो वहाँ पे भी 7 दिन का समय होता है। सेम नियम है, इसको भी 6 सप्ताह का टाइम मिलता है कि आपस में क्या करें? बातचीत करके मसला हल हो जाए। अगर यहाँ मसला हल नहीं होगा तो फिर क्या होगा? जुरिडिक्शन के पास जाना होगा। जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन किसे कहते हैं? न्यायपालिका के पास जाना होगा। उससे पहले एक जगह जाना होता है, एजुडिशन के पास, ठीक है। कंसिलेशन बोलते हैं इसको, कंसिलेशन करना होता है, कंसिलेशन करना होता है। अगर बात आपस में दोनों के बीच में बात नहीं हुआ, कर्मचारी और मालिक के बीच में बात नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कंसिलेशन ऑफिसर को बैठाया जाएगा। कंसिलेशन एक ऑफिसर होता है सरकार का, जो बैठाएगा दोनों लोग का, बोलेगा क्या दिक्कत है बताओ, बोलेगा ये दिक्कत है, बोलेगा ये दिक्कत है। तो वहाँ पे बैठ के बीच में ऑफिसर होता है सरकार का, जिसको कहते हैं कंसिलेशन ऑफर, मीडिएटर, बिचौलिया, बीच वाला व्यक्ति, जो इन दोनों को बीच के क्या करता है? बैठा के बात करता है और बोलता है कि आप स्ट्राइक छोड़ दिए, बोलता लॉकआउट छोड़ दीजिए। अगर वहाँ पे फिर बात नहीं मानेगा तब जाएगा कोर्ट में, न्यायालय में, वहाँ पर फिर केस होगा, वहाँ बात चलेगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ज़्यादा अच्छा किसमें है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों में आपस में बात हो जाए, नहीं हो तो फिर कंसिलेशन ऑफिसर, मतलब कंसिलेशन ऑफिसर का हस्तक्षेप हो और वहाँ पे बातचीत करने के बाद ये मसला हल हो जाए। समझ में आगे बात? बहुत सारा बात इधर उधर, जो मेन टॉपिक इसका इस्तेमाल है, बेसिक सभी सब टर्म है, ये पता होना चाहिए। तुम लोगों को तो खाली पता होता है कि जो टॉपिक में लिखा है वही सब। अब यहाँ पे स्ट्राइक पढ़ा तो देंगे, हम बोल देंगे आगे बढ़े, स्ट्राइक पता ही नहीं, बेसिक सा टर्म है स्ट्राइक, लेकिन ये भी नहीं पता होता है। सिंपल सी बात। स्ट्राइक और क्लासेस, यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और क्लास हो गया किसके साथ? पुलिस के साथ हो गया। और अटैक किया गया गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे, क्योंकि लोग गुस्सा हो गया था। जितना भी सरकारी बिल्डिंग था वो सब सरकारी बिल्डिंग किसका था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, डायर का था, जिसने ये काम किया था, उसके अंदर में सारा बिल्डिंग था। तो लोग बहुत गुस्सा था ब्रिटिश सरकार से, जिसकी वजह से लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया? स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया। लोग बेसिकली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को जलाना स्टार्ट कर दिया। तो ये उनका तरीका था क्या करने का? अपने बातों को एक्सप्रेस करने का, अपना रिवॉल्यूशन दिखाने का, अपने मूवमेंट करने का, अपने बातों को रखने का, एक प्रकार से ये तरीका था। गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्ड में ब्रूचुअल रिप्रेशन, गवर्नमेंट इससे क्या हो गया, और इनका जो मन और बौखला गया बेसिकली जब ऐसा हो रहा था। और गांधी जी ने फिर क्या कहा कि रिवॉल्ट सत्याग्रह क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। वायलेंस फैल गया है क्योंकि लोग हिंसक हो गया है। और महात्मा गांधी क्या चाहते थे? कहीं भी हिंसा ना हो, कहीं भी लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं भी मारपीट ना हो। तो रिवॉल्ट
सत्याग्रह यानी कि सत्य के रास्ते पर चलने का जो उनका पॉइंट था, ठीक है, वे ऑफ ट्रुथ, वो रास्ता उन्होंने कहा कि छोड़ दो, ख़त्म करो, नहीं करना है, नहीं चलना है सत्य के रास्ते पे। कहा कि लोग अब क्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, महात्मा गांधी का कोई सुन ही नहीं रहा है, ठीक है, महात्मा गांधी का कोई सुन ही नहीं रहा, कोई उधर आग लगा रहा है, कोई उधर मार रहा है, कोई उधर काट रहा है, कोई उधर धरना दे रहा है, तो वायलेंस हो रहा है, कोई पीट रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फैल गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट सत्याग्रह, जो ये सत्याग्रह चल रहा था इस कानून के खिलाफ, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि अब नहीं करना है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आज का टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है आज का, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या था, नाम ही है खिलाफत, खिलाफ, किसी चीज़ के खिलाफ जो मूवमेंट हो उसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट दो भाइयों की तरफ से चलाया गया था, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। तो ये दो अली ब्रदर्स जिसको कहते हैं, दो अली ब्रदर्स की तरफ से चलाया गया था, ब्रदर्स ऑफ शौकत अली एंड मोहम्मद अली। तो खिलाफत मूवमेंट इन दोनों भाइयों की तरफ से चलाया गया था। खिलाफत कमेटी का स्थापना किया गया इस मूवमेंट को चलाने के लिए। कहाँ पे किया गया, बॉम्बे, मार्च 1919 में किया गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खिलाफत मूवमेंट का स्थापना कहाँ हुआ, खिलाफत कमेटी का स्थापना कहाँ हुआ, तो बॉम्बे में हुआ, जो आज के टाइम में क्या है, मुंबई है। पहले 1919 में ये बॉम्बे था, आज इसको मुंबई कहते हैं। तो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का स्थापना किया गया, क्या करने के लिए, बचाने के लिए। किसको, टेम्पोरल पावर्स जो था, लेकिन किसी व्यक्ति का जो टेम्पोरल मतलब कुछ समय के लिए जो पावर दिया गया है उसको क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, रोकने के लिए इस कमेटी का ही स्थापना किया गया था बॉम्बे में मार्च के महीने 1919 में। गांधी जी ने कन्विंस किया, इस बात के लिए तैयार किया कि कांग्रेस को, फोन आ रहा है, राजू पानी, बैठिए, आ रहे हैं हम, क्लास ले रहे, अभी आ रहे हैं, उधर बात कर लो। सब फोन ही करता। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने कन्विंस किया कांग्रेस को कि वो क्या करें, वो ज्वाइन करें हैंड्स को किसके साथ, खिलाफत मूवमेंट। कांग्रेस पार्टी कौन थी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो भारत का पहला पॉलिटिकल पार्टी है। एग्जाम में आ सकता है, व्हाट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, तो इट इज द कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो महात्मा गांधी ने कैसे प्रयास किया, बहुत सारा प्रकार का तरीका अपनाया जिससे कांग्रेस पार्टी क्या हो सके, खिलाफत मूवमेंट में जुड़ सके। और यही लोग वो व्यक्ति था जिसने भारत और पाकिस्तान को डिवाइड किया, बंटवारा किया। इन्हीं लोग का डिमांड था कि भारत मतलब मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री और हिंदू लोगों के लिए अलग अलग कंट्री। महात्मा गांधी हिंदू के लिए अलग कंट्री हो, और ये अली ब्रदर्स चाहता था, मोहम्मद अली और खिलाफ जो ये था शौकत अली, ये दोनों चाहता था कि हम लोग के धर्म के लोगों के लिए एक अलग प्रकार का कंट्री यानी कि पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट किया गया। गांधी जी बेसिकली बहुत सारा कन्विंस करने के बाद यहाँ पे जो खिलाफत मूवमेंट में था वो किया गया, और यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का शुरुआत हो गया। 1919 के बाद यहाँ पर स्टार्ट हो गया असहयोग आंदोलन, जिसको कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसी के बाद स्टार्ट हुआ गया कि अब सहयोग नहीं किया जाएगा कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की बातों को नहीं मानना है, कांग्रेस के लिए काम नहीं करना है, कांग्रेस के सामान को नहीं खरीदना है, कांग्रेस को या फिर ब्रिटिश को टैक्स पे नहीं करना है। तो जो भी भारत में लोग रह रहे थे वो असहयोग आंदोलन चलाने का बेसिकली अब शुरुआत करने का की तरफ कदम उठाने वाले थे। इसी मूवमेंट के बाद जैसे ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट था नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट होने का, यानी कि असहयोग आंदोलन। सहयोग नहीं करेंगे हम ब्रिटिश का भारत में रहने के लिए, और सहयोग कैसे नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करके, उनके लिए सामान नहीं खरीद के, तो पैसा नहीं आएगा, उनके पास पैसा नहीं आएगा तो कैसे काम करेंगे, कैसे रहेंगे यहाँ पे, और कैसे नहीं फिर रह नहीं पाएंगे तो भाग जाएंगे। तो ये सब एक टैक्टिक्स था जिससे ब्रिटिश को भगाने का प्रयास, लेकिन सब असफल रहा, कुछ उससे ब्रिटिश भागा ही नहीं। हाँ, लेकिन इन सभी का योगदान रहा 4 से 5%, जिसकी वजह से ब्रिटिश 1947 में भागा, लेकिन इनकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कई सारा मूवमेंट हुआ, खिलाफत मूवमेंट, यूनियन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, कई साल्ट मार्च, कई सारा मूवमेंट, लेकिन सारा मूवमेंट क्या हो गया, फेल रहा। एक भी मूवमेंट महात्मा गांधी का पास नहीं था, सफल नहीं हुआ, जिसकी वजह से देश आज़ाद हो पाया। आखिरी में तो कुछ और ही होने की वजह से देश आज़ाद हो पाया। हार मान गए बेसिकली ब्रिटिश के, अब ठीक है, बहुत सारा लगातार लोग
परेशान हो रहा है, धरना बैठ रहा है, आंदोलन कर रहा है, ये सब चिक चिक से अच्छा कि छोड़ो, रखो अपना इंडिया, हम चलें। तो हाँ, जितना भी ऑल द कांग्रेस सेशन, जितना भी कांग्रेस का सेशन था वो कहाँ रखा गया? नागपुर में। मतलब मीटिंग जो रखा गया नागपुर में रखा गया, कब? दिसंबर 1920 में। और नन कॉपरेशन प्रोग्राम को भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया, कब? 1920 में। तो नन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? तो ये भी पूछा जा सकता है, कब? 1920 में। नन कॉपरेशन क्या था? तो आगे टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में। तो क्या था ये? असहयोग। मेन टॉपिक क्या है? मूवमेंट इन टाउन्स, मूवमेंट इन कंट्री साइड एंड पीजेंट मूवमेंट इन अवध। इन मेन 3 टॉपिक्स आज की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिफरिंग स्टैंड विद इन द मूवमेंट। मतलब क्या क्या स्टैंड था मूवमेंट के अंदर में, लोगों का क्या मत क्या था। तो यहाँ पे नन कॉपरेशन या फिर खिलाफत मूवमेंट। नन कॉपरेशन क्या था? एक ऐसा आंदोलन जो बेसिकली किसके साथ स्टार्ट हुआ? खिलाफत मूवमेंट के साथ ही स्टार्ट हो गया। मतलब असहयोग आंदोलन, जहाँ पे ब्रिटिश के साथ सहयोग करना बंद कर दिया गया कंट्री के लोगों की तरफ से। और ये शुरू हुआ कब? जनवरी 1929 में। कौन सा मूवमेंट? नन कॉपरेशन या फिर खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों ही। नेक्स्ट टॉपिक है आज का मूवमेंट इन टाउन्स, यानी कि शहरों में किस तरीके से मूवमेंट किया गया, किस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे शहरों में किया गया, इसके बारे में समझेंगे। तो ये बेसिकली स्टार्ट किसके साथ हुआ? ये स्टार्ट हुआ मिडिल क्लास के साथ। मिडिल क्लास किसको कहते हैं? मिडिल क्लास इज ऑल्सो नोन एज एजुकेटेड क्लास, पढ़ा लिखा क्लास। इसलिए सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका था? मिडिल क्लास का था। सिटीज़ में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे और उनको पता था कि उनके साथ गलत हो रहा है। और जिसको पता होगा वही तो आवाज़ उठाएगा, जिसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है। और ये पता कब चलेगा? जब उसके पास ज्ञान होगा, पढ़ाई होगा, तब पता चलेगा। अरे तो जो पढ़े लिखे नहीं होते उनके साथ कुछ गलत भी करोगे पता ही नहीं है। एग्जाम्पल में एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको हम 14 घंटा काम करवाएंगे, उसको पता ही नहीं है कि नेशनल वर्किंग आवर कितना है, 8 घंटा। अगर 10 घंटा 9 घंटा करवा तो वो गैर कानूनी है ना, वो सही नहीं है। तो वो तब न होगा, वो तब आवाज़ उठाए। एक मजदूर जो बिल्डिंग में फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको 9 घंटा काम करवा दे रहा है कोई, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि ये सही नहीं है। तो ये तब हो पाएगा जब वो पढ़ा लिखा होगा। पढ़ा लिखा होता ही नहीं है, मिडिल क्लास पढ़ा लिखा होता है सिर्फ। तो सिटीज़ में ये लोग जो थे वो पढ़े लिखे लोग थे और इन्हीं लोगों ने बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट किया। कोई भी मूवमेंट कौन स्टार्ट करता है? पढ़े लिखे लोग। इसमें कौन से लोग आते थे? स्टूडेंट, टीचर्स, वकील, लॉयर्स। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मना कर दिया कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे, हम कॉलेज नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे। वकील बोल दिया हम कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ये एक प्रकार से आंदोलन दिखाने का एक तरीका था कि स्टूडेंट पढ़ेगा नहीं, आंदोलन होगा, इससे देश का नुकसान होगा ना। पढ़ाई नहीं करेगा तो स्टूडेंट जब पढ़ाई नहीं करेगा तो बेसिकली इस देश का लिटरेसी रेट घटेगा, शिक्षा का दर घटेगा, तो इससे नुकसान होगा। अगर कोर्ट में वकील जाएगा नहीं तो केस और सॉल्व नहीं होगा, वैसे ही बहुत दिक्कत है, एक एक केस बहुत लंबा चलता है। तो इन्होंने कहा कि हम लॉयर्स ने बॉयकॉट कर दिया जाने के लिए, लीगल प्रैक्टिस करने से मना कर दिया। और ये सभी लोग किस में जुड़ गए? इस मूवमेंट में जुड़ गए। काउंसिल इलेक्शन को क्या किया गया? बॉयकॉट किया गया। काउंसिल इलेक्शन में जो मतदान होता है, इलेक्शन होता है, जिसमें किसी व्यक्ति को वोट डालकर चुना जाता है, तो उसको भी मना कर दिया, कोई वोट नहीं डालेगा, इलेक्शन में किसी को चुना नहीं जाएगा। तो ये सब बेसिकली नज़रअंदाज किया गया, बॉयकॉट कर दिया गया। फॉरेन गुड्स, जो विदेशी सामान थे, इनको भी क्या किया गया? इनको भी बॉयकॉट किया गया। मतलब विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि विदेशी लोग यहाँ पे क्या कर रहा था? रूल कर रहा था। और विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो ये बेसिकली क्या है? वे विदेशी का बेसिकली बॉयकॉट है। जब विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे तो ये भी शुरू हो गया किस मूवमेंट में? ये सब टाउन्स का मूवमेंट था। तो बॉयकॉट मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वो सब उसी का भाग था कि हम ब्रिटिश के सामान का उपयोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश के साथ सहयोग नहीं करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, वकील काम नहीं करेगा, ऑफिसर्स वर्क नहीं करेंगे, मजदूर काम नहीं फैक्ट्री में करेगा। लिक्विड शॉप्स वर पिक्टेड, मतलब जो शराब का दुकान था उसको भी तबाह कर दिया गया, क्योंकि जितना भी शराब था वो सब विदेशी शराब होता है। इंडियन कुछ भी, कोई भी लिक्विड शॉप तो इंडियंस नहीं होता, बाहर से आता है, सब विदेशी होता है। तो वो सब जो बनता है, वो जो चेरी इस्तेमाल होता है, वो विदेश से आता है। तो ये सब में भी फ़ायदा उनका था। तो इनको भी क्या किया गया? तबाह कर दिया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। बहुत नुकसान होता है,
विदेशी लोगों का। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इनका, ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि लिग्रोस शॉप्स को डिक्टेट किया गया, बेसिकली इनको तबाह कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद मूवमेंट हुआ कंट्री साइड, मतलब अपने कंट्री में जब आंदोलन हुआ तो उसको कहते हैं मूवमेंट इन कंट्रीज। कंट्री साइड का मतलब कंट्री के अंदर, वो कहते हैं कंट्री साइड। तो किसान और ट्राइबल्स, मतलब किसान, ट्राइबल का मतलब आदिवासी, ये बेसिकली क्या कर रहा था, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा था। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको आता है, कोई भी मूवमेंट होगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगा किसान को, और दूसरा ट्राइबल, आदिवासी। किसान वो व्यक्ति जो काम करता है बहुत ही कम दामों में, और ट्राइबल जो समाज का अलग वर्ग है, जो समाज से एक्सक्लूडेड है, थोड़ा अलग है, वो उनका जीवन शैली अलग है। तो ये सबसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, जो वायलेंट ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगे। इनको बहुत दिक्कत आ रहा था, है ना, कई प्रकार के खाने का दिक्कत, सामान बिक नहीं रहा है, बहुत सारा प्रकार का प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो मूवमेंट जो कंट्री साइड में था वो पीजेंट्स और ट्राइबल्स को बहुत परेशानी इसमें हो रहा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन सबसे ज़्यादा परेशान थे कंट्री साइड के मूवमेंट में, तो पीजेंट्स और ट्राइबल्स। लास्ट टॉपिक है पीजेंट मूवमेंट, मतलब किसान आंदोलन हुआ कहाँ पे, अवध। अवध कहाँ है, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है ना। अवध कहाँ है, यूपी में है। पीजेंट्स बेसिकली, ये आंदोलन जो चल रहा था ये किसकी तरफ से चल रहा था, बाबा रामचंद्र। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, हु वॉज लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध, हु वॉज लेड द पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध में पीजेंट मूवमेंट कौन चला रहे थे, तो बाबा रामचंद्र चला रहे थे, ठीक है। कहाँ चला रहे थे, तो अवध में, चल पता ही है। किसके खिलाफ चला रहे थे, जमींदारों के खिलाफ, जो जमीन रेंट पे देते हैं और उसके बदले क्या करते हैं, पैसा लेते हैं काम करने के लिए, उनको ही कहते हैं, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, बेसिकली जमींदार के खिलाफ क्या करते हैं, यहाँ पे ये आंदोलन चलाया जा रहा था किसी तरफ से, बाबा रामचंद्र की तरफ से और तालुकदार की तरफ से। तालुकदार किसे कहते हैं, जो बेसिकली तहसीलते हैं, पैसा को कलेक्ट करते हैं। अब कोई व्यक्ति को रेंट पे दिया गया काम करने के लिए, तो उसके बदले पैसा भी लिया जाएगा ना, रेंट कलेक्शन किया जाएगा। तो वो जो रेंट कलेक्शन करता है वो क्या कहलाता है, तालुकदार। तो दिक्कत क्या था यहाँ पे, मूवमेंट हो क्यों रहा था, अब ये किसान है, ये लैंडलॉर्ड्स है, और ये तालुकदार्स है, ये पीजेंट्स हैं। तो पीजेंट्स को कौन देता था जमीन, तालुकदार्स, और तालुकदार्स को कौन देता था जमीन, लैंडलॉर्ड्स। अब पीजेंट से पैसा मांगा जाता था 1000, एग्जाम्पल दे रहा है, लैंडलॉर्ड्स को मिलता था 800, एग्जाम्पल है। तो तालुकदार्स कितना खाया, 200। मतलब पैसा किसान से ज़्यादा लिया जा रहा है और मालिक तक एक्चुअल प्राइस नहीं पहुंच रहा है। नुकसान किसका हो रहा है इसमें, किसान और मालिक दोनों का। किसान का थोड़ी हो रहा है, दोनों का हो रहा है। अगर एग्जाम्पल में 800 रुपये ही ज़्यादा किसान का हो रहा है, लेकिन मालिक का भी हो रहा है। अगर 820 रुपये में बात डन हो जाए, फिर भी तो किसान फ़ायदे में है, 20 रुपये फिर भी तो ज़्यादा मिलेगा लैंडलॉर्ड को, और किसान अलगे खुश के 180 रुपये कम देना पड़ रहा है। तो तालुकदार बेसिकली किसे कहा गया, मिडिल मैन को, बिचौलिया, दलाल जिसे कहते हैं, मिडिल मैन, बीच का व्यक्ति, जो बेसिकली उसका कुछ भी नहीं है, उसका ना ज़मीन है ना वो काम कर रहा है, वो सिर्फ मीडिएटर है। कल बताए थे, जो वर्कर, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में सुलह करवाने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, हाँ, कौन सा ऑफिसर, कल बताए थे, जो वर्कर होता है और ऑनर होता है, उसके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, स्ट्राइक हो रहा है, लॉकआउट हो रहा है, स्ट्राइक कौन करता है, वर्कर करता है कि ऑनर करता है, लॉकआउट कौन करता है। तो अगर ये दोनों कुछ कर रहा है ऐसा, तो इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा, मीडिएटर को क्या कहते हैं, कौन सा ऑफिसर, हाँ बताए थे कल, कंसिलेशन ऑफिसर, कंसिलेशन ऑफिसर, कंसिलेशन ऑफिसर। तो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स के खिलाफ ये था आंदोलन, जिसका नाम था पीजेंट मूवमेंट इन अवध, लेड बाय बाबा रामचंद्र। बताओ कुणाल, पीजेंट मूवमेंट किसकी तरफ से चलाया गया था, हाँ, किसके खिलाफ,
कल से तुम आएगा 4 बजे। क्या ऑफिस से बैठ के फ़ोन करता है? कौन है? अरे यार बहुत सिस्टम है। देखो समझो, 1920 में ओध किसान सभा को स्थापित किया गया, जिसके मुखिया कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर्स लोग थे। दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स लेट 1920s। 1920 के दौरान कौन कौन सा वो कारण था जिसकी वजह से भारतीय राजनीति को एक नया आकार मिला, एक नया शेप मिला? तो सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वर्ल्ड वॉर उस समय ख़त्म ही हुआ था। और इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब क्या है कि जब सामान का दाम इंक्रीज, प्राइसेस ऑफ द गुड्स क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू द लो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब किसी भी कंट्री में उत्पादन क्या हो जाए? कम हो जाता है, और उसकी वजह से प्राइसेस में इंक्रीजमेंट आ जाता है। कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे नेचुरल डिजास्टर आ गया, वर्ल्ड वॉर हो गया। तो इन सभी की वजह से जब प्राइसेस हाई हो जाता है तो ये इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाना। कोई व्यक्ति के पास ये पावर कम हो जाना है कि वो सामान को नहीं खरीद सकता है, तो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से 1920 के दौरान पूरा वर्ल्ड ये फेस कर रहा था। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, पूरी दुनिया में समस्या था कि सामान को कैसे खरीदा जाए, क्योंकि सामान का उत्पादन ही बिल्कुल कम हो गया था। एग्रीकल्चर प्राइसेस कोलैप्स्ड हो गया था, मतलब कि पूरी तरीके से नीचे आ गया था 1930 के बाद। और डिमांड जो था एग्रीकल्चर गुड्स का वो भी घटने लगा था, क्योंकि प्राइसेस क्या होगा, अगर घटेगा तो बेसिकली प्राइसेस यहाँ पे कोलैप्स हो रहा था, जिसकी वजह से डिमांड एग्रीकल्चर गुड्स का ख़त्म हो रहा था। और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन हो रहा था। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सामान को सेल करना। तो यहाँ पे सेल भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा था, प्राइस कोलैप्स कर गया था, डिमांड घट गया था। तो ये सब इकोनॉमिक डिप्रेशन का ही बेसिकली एक कारण था। नेक्स्ट है सिमन कमीशन। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था टोरी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की तरफ से। ब्रिटिश सरकार का जो गवर्नमेंट था, टोरी गवर्नमेंट जिसको कहा गया था, यहाँ पे डिमांड था कि नेशनलिस्ट लोगों का डिमांड था, कि ये डिमांड हो रहा था कि नेशनलिस्ट होना चाहिए, और कुछ बदलाव करने का मांग हुआ था संविधान में। संविधान में ऐसा मांग था कि भारत का जो स्ट्रक्चर है, संविधान है, उसमें कुछ चेंजेस करना है। तो यही था सिमन कमीशन का मेन मकसद। सिमन कमीशन भारत में कब आया? भारत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है 928 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिमन कमीशन भारत में कब आ रहा है? व्हेन अराइव्ड सिमन कमीशन इन इंडिया 1928। कांग्रेस बेसिकली प्रोटेस्ट कर रहा था किसके खिलाफ? इस कमीशन के खिलाफ, सिमन कमीशन के खिलाफ। और दिसंबर 1929 में, दिसंबर के महीने में 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन रखा गया कांग्रेस का, जहाँ पे मांग किया क्या करने का? पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया। तो यहाँ पे प्रेसिडेंसी किसका था उस समय? जवाहरलाल नेहरू का। कब? 1929 दिसंबर में, जहाँ पे डिमांड किया गया कि पूर्ण स्वराज लाया जाए। उसके बाद, इसी के बाद साल्ट मार्च स्टार्ट हो गया और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ महात्मा गांधी की तरफ से। गांधी जी ने चूज साल्ट एज द मीडियम दैट कुड यूनाइट द नेशन। मतलब महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि नमक एक ऐसा चीज़ है जिससे पूरे भारत को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि नमक हर व्यक्ति का यूज़ में आता है, चाहे अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, नमक सब खाता है। ठीक है, तो नमक एक बेसिक सा चीज़ है। तो ये इन्होंने देश को एक करने का हथियार समझा कि पूरा देश को हम एक कर सकते हैं, क्योंकि ये हर वर्ग जो है, समाज का जितना भी वर्ग है, बताएं अभी, हर कास्ट, हर जाति, हर जेंडर की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जाता है। साल्ट मार्च उसके बाद हुआ। साल्ट और डांडी मार्च एक ही है, नाम ही है साल्ट मार्च। महीने, मार्च के महीने में ये आंदोलन हुआ था, लिखा हुआ है मार्च, 12 मार्च को हुआ था। तो साल्ट मार्च कब हुआ? तो मार्च में हुआ, सिंपल नाम ही है मार्च। तो मार्च के महीने में हुआ 12 मार्च को 1930 में। 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंच गए थे इसी मार्च के जरिए डांडी, जो कि गांव है एक गुजरात का। गुजरात का एक छोटे से गांव का नाम है
डांडी, और इन्होंने बेसिकली ब्रोक द साल्ट लॉ। और इन्होंने जितने भी कानून थे साल्ट से रिलेटेड, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो थी वो साल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रही थी। मतलब अगर मान लो कि 20 रुपये का नमक है तो वो 200 में बेच रही थी, 10 गुना टैक्स लगा के, 100 गुना टैक्स लगा के बहुत ज़्यादा पैसा वसूल, क्योंकि ब्रिटिश जानता था कि ये ऐसा सामान है जो सब यूज़ करेगा, साल्ट के बिना कोई खाएगा ही नहीं, साल्ट तो बेसिक चीज़ में आता है। और इसीलिए महात्मा गांधी भी जानते थे हाँ ये तो बड़ा मुद्दा है, ऐसा मुद्दा है जो हर व्यक्ति को टच करता है। तो ये क्या बोले इन्होंने, बोला कि साल्ट लॉ को ब्रोक करना है, तोड़ना है, मानना ही नहीं, हमको खरीदना नहीं उनका साल्ट इस प्राइस पे। ये बोलते थे कि बाय बॉइलिंग वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग साल्ट, बोले कि खुद से हम साल्ट बनाएंगे, ब्रिटिश से साल्ट खरीदेंगे, ब्रिटिश अपने साल्ट बनाना है बनाने दो, महंगा बेचना है बेचने दो, हम उनका साल्ट खरीदेंगे ही नहीं, खुद से पानी बॉईल करेंगे और खुद से साल्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे। और इसी के बाद शुरुआत हो गया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का, किसकी वजह से, साल्ट मार्च की वजह से। इसके बाद ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था बिल्कुल अलग था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, जहाँ पे अब लोग जो थे वो नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन, अब सिर्फ लोग इस बात से सहमत नहीं थे कि कॉपरेशन नहीं करना है, बल्कि लोग अब ब्रिटिश के सारे जो रूल थे, कानून थे, उनको भी तोड़ रहे थे। अब असहयोग तो हो ही रहा था, साथ साथ ब्रिटिश के साथ जो डर था, उनके साथ काम करने के लिए जो खौफ था, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो रहा था। और सारे कॉलोनियल रूल ये तोड़ते जा रहे थे जितने भी लोग थे। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू हो गया। इसके बाद टैक्सेस को देना लोगों ने बंद कर दिया। जितना ब्रिटिश का सामान है, ब्रिटिश का पॉलिसी है, ब्रिटिश का नियम कानून है, इन सभी को मानने से सभी लोग क्या हो गए, इनकार करने लगे। और यही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो किसकी वजह से स्टार्ट हुआ, साल्ट मार्च की वजह से स्टार्ट हुआ। तो यही आज की क्लास में तो 3 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली। फैक्टर, कौन सा वो फैक्टर है जिसने भारतीय राजनीति को एक शेप दिया 1920 में, और ये ऐसा कब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में क्या आ गया था, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, मतलब आर्थिक रूप से बहुत तंगी आ गया था, पैसा का बहुत दिक्कत आ गया था, प्रोडक्शन रुक गया था। मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन को एक शब्द में कहा जाए तो इन्फ्लेशन आ जाना, महंगाई बढ़ जाना। महंगाई कब बढ़ता है, जब प्राइस बढ़ता है, इनकम नहीं बढ़ता है तो महंगाई बढ़ता है। अगर एग्जांपल में अगर किसी व्यक्ति का इनकम 10,000 महीना है और किसी सामान का दाम 5 रुपये में कोई चीज़ मिल रहा है और वो सामान 7 का हो जाए और उसका इनकम अभी भी 10,000 है तो महंगाई बढ़ा। अगर इनकम 10,000 है, 11,000 हो जाए, प्राइस 5 से 7 या 8 हो जाए, महंगाई नहीं बढ़ा। तो महंगाई कब बढ़ता है, कोई चीज़ महंगा कब लगता है, जब पैसा ना हो। पैसा है तो कोई चीज़ कितना ही महंगा है वो महंगा नहीं लगता है। तो इकोनॉमिक डिप्रेशन का मतलब यही था कि पैसा ही नहीं था, सामान महंगा हो रहा था और पैसा है नहीं। सिमन कमीशन क्या था, यहाँ पर टोरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन की थी उसकी तरफ से कंट्रीब्यूट किया गया था, जहाँ पर डिमांड किया गया था नेशनलिस्ट का और सजेस्ट किया गया था, मांग किया गया था कि संविधान में कुछ चेंजेस होना चाहिए। सिमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928 में आया। कांग्रेस ने प्रोटेस्ट भी किया था इस कमीशन के खिलाफ। दिसंबर 1929 में जो प्रेसिडेंसी फॉर्म जो थी उस समय में जवाहरलाल नेहरू वो मेन सदस्य थे, इन्होंने डिमांड किया था कि पूर्ण स्वराज का स्थापना किया जाए इसी सिमन कमीशन के तहत। उसके बाद साल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक साथ ही हुआ। गांधी जी बेसिकली साल्ट को एक ऐसा मीडियम चुन रहे थे जिससे पूरे राष्ट्र को एक किया जाए, क्योंकि ये हर वर्ग के, समाज के हर वर्ग के तरफ से कंज्यूम किया जाने वाला चीज़ था, मतलब हर कोई इसका उपयोग कर रहा था, वो कर रहा था। साल्ट मार्च क्या था, साल्ट मार्च दांडी मार्च एक ही है। ये मार्च के महीने में 12 मार्च 1930 में हुआ और 6 अप्रैल में गांधी जी कहाँ पहुँच गए, दांडी पहुँच गए, जो एक गांव है गुजरात में। और इन्होंने बोला कि साल्ट के कानूनों को हम नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे, पानी को बॉयल करेंगे और खुद से साल्ट बनाएंगे, वो जो बेच रहे हैं वो हम खरीदेंगे ही नहीं। और इसी के बाद ये बिल्कुल अलग प्रकार का मूवमेंट बन गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इससे पहले हुआ था जो फेल हो गया था, लेकिन अब लोग नॉन कॉपरेशन तो कर ही रहे थे, साथ साथ में लोग अब बेसिकली ब्रिटिश के सारे कानूनों को मानने से भी मना कर चुके थे। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना, टैक्सेस को ना पे करना, उनके लिए काम नहीं करना, ये सब चीज़ भी साल्ट मार्च और दांडी मार्च का पहला टॉपिक है। मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश, मतलब आदिवासियों की तरफ से किया गया आंदोलन आंध्र प्रदेश में, इसको समझना है। पूरी सीताराम राजू जो कि बेसिकली गौरिला वॉरफेयर को लीड कर रहे थे, चला रहे थे, उनकी तरफ से ये मूवमेंट चलाया जा रहा था। कहाँ पे, इन द गार्डन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है
हिल का जिसका नाम है गुडन हिल्स। तो यहीं पे अलूरी सीताराम राजा क्या कर रहे थे, यहाँ पे इस मूवमेंट को चला रहे थे जिसका नाम था मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल्स। यहाँ पे जितने भी लोग थे इस मूवमेंट में शामिल लोग जो थे उन पे उन्होंने क्या किया, अटैक किया पुलिस स्टेशन पे, और इसका सारा जिम्मेदारी किस पे आया, अलूरी सीताराम राजू पे आया। जिसका कारण ये था कि राजू को क्या किया गया, कैप्चर कर लिया गया और एग्जीक्यूटेड इन 1924, उनको पकड़ लिया गया। मतलब सारा दोषी जो मेन लीडर होता है उसी को माना जाता है। तो 1924 में इनको कैप्चर करके जेल में डाल दिया गया। कब, 1924 में। किस आंदोलन में, तो मूवमेंट ऑफ ट्राइबल्स, जो कि कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। प्लांटेशन का मतलब होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्री को बोलते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन वर्कर जो प्लांटेशन में काम करते हैं, मतलब जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो यहाँ पे स्वराज जो था प्लांटेशन में, वो क्या था, यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स मतलब वैसे लोग, वैसे कर्मचारी जो कि बेसिकली फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। स्वराज का मतलब था कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी मूव कर सकता है आज़ादी के साथ, उस पर कोई प्रकार का बैरियर नहीं है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली स्वराज का मतलब क्या है, मूविंग फ्रीली, मतलब कोई व्यक्ति कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकता है, किसी भी इंडस्ट्री में अपने मन से रिजाइन देके काम कर सकता है। इसको बोलते हैं स्वराज, मतलब बहुत ही ज़्यादा आज़ादी है किसी को। इन्होंने प्रोटेस्ट किया किसके खिलाफ, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ। एक कानून था जो 1859 में लाया गया था जिसका नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो बेसिकली प्रिवेंटेड था किससे, लीविंग फ्रॉम प्लांटेशन वर्कर विदाउट परमिशन। मतलब कि कोई व्यक्ति छुट्टी नहीं ले सकता है बिना परमिशन के। इस कानून का मतलब क्या था, इस कानून में क्या था कि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट का मतलब जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर हैं, जितने भी प्लांटेशन वर्कर हैं, वो लोग बिना अनुमति के छुट्टी ले ही नहीं सकते। चाहे कितना भी इमरजेंसी हो गया, कितना भी ज़्यादा फीवर आ गया, कुछ भी आ गया, कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो ये इमिग्रेशन एक्ट में था और इन्होंने इसको प्रिवेंट किया कि ये सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, फीवर हो गया, फिर वो छुट्टी नहीं ले पाएगा तो कैसे काम कैसे कर सकता, नहीं कर सकता है। तो ये बेसिकली इसके खिलाफ ही आंदोलन था जिसको बोला गया स्वराज इन प्लांटेशन, इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो कब आया था, 1859 में। एक्ट क्या था, जिसमें किसी भी कर्मचारी को अनुमति नहीं था कि वो छुट्टी ले ही नहीं सकता है बिना परमिशन के। बहुत ज़रूरी है तो उसको छुट्टी लेगा, लेकिन परमिशन मिलेगा तब। अब परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। 99% चांसेस होता था कि परमिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट देती नहीं थी। तो ये नाम का ही था कि परमिशन के साथ ही दिया जाएगा छुट्टी, लेकिन मतलब ये था कि मतलब मिलेगा ही छुट्टी, मांगोगे मना हो जाएगा। तो बेसिकली छुट्टी के बिना ही काम करना है किसी भी काम व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को। हर ग्रुप को इंटरप्रिटेट किया गया किस टर्म में, स्वराज, इन देयर ओन वेज। मतलब कोई व्यक्ति कहीं मूव नहीं कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे स्वराज होना हर वर्कर के पास, हर प्लांटेशन वर्कर के पास ये आज़ादी होना कि वो कहीं भी मूव कर सकता है अपने मनपसंद के हिसाब से। इसी आंदोलन का नाम था स्वराज इन प्लांटेशन। तो यहाँ पे मेन बात क्या है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो क्या था, परमिशन नहीं देता था किसी व्यक्ति को प्लांटेशन वर्कर में छुट्टी मार सकता है, लीव नहीं ले सकता। इसी के खिलाफ ये एक्ट था जो 1859 में आया गया। नेक्स्ट, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। इसी के बाद सिविल नागरिक लोगों का असहयोग आंदोलन। लोग जो थे वो ब्रिटिश की बातों को मानने से सहमत नहीं हो रहे थे। ये कब हुआ, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि ये क्या करेंगे, ये विड्रॉ करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। मतलब कि इन्होंने 1922 में तो सबसे पहले नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया, असहयोग आंदोलन, क्योंकि ये सफल हो नहीं रहा था, लोग हिंसक होने लगे। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी का एस्टैब्लिशमेंट किया कांग्रेस के साथ और आर्ग्यू किया कि काउंसिल पॉलिटिक्स में ये क्या करें। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाउ टू रिमेंबर डेट्स। अरे डेट्स वाला टॉपिक के लिए हिस्ट्री का जब क्लास चलेगा, हिस्ट्री क्लास थर्सडे को है, थर्सडे को सुबह 8:30 में।
तो 8:30 वाले क्लास में आना, हिस्ट्री के क्लास में, वहाँ पे हम 12th वाले क्लास का हिस्ट्री ले रहे हैं, तो उस क्लास में बताएंगे कि हिस्ट्री का डेट्स कैसे याद रखें। तो हिस्ट्री की क्लास में बात करेंगे इसको। अभी बात करते हैं हमारे टॉपिक पे। यार सिंपल सी बात है, कोई भी डेट्स को याद करना किसी भी स्टोरी के साथ लिंक करके किया जाता है, कोई भी डेट याद रख सकते, इसको डिटेल में बताएंगे अगले क्लासेस में, उस क्लास में ज्वाइन कर लेना। यंगर लीडर्स जो थे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने प्रेस किया कई सारे बहुत सारे लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने प्रेस किया मोर रेडिकल एंड मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। मतलब कि बड़े पैमाने पे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे, लार्ज स्केल पे बेसिकली आंदोलन करने का ट्राई कर रहे थे, जिससे सभी लोगों को क्या हो सके, आज़ादी मिल सके, फुल इंडिपेंडेंस के लिए ये लोग मार्च एजिटेशन का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया कि पूरे कंट्री के लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाएं और ये बड़े लेवल पे काम हो। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इस पर एम्फेसिस कर रहे थे, जोर डाल रहे थे कि ऐसा हो जिसकी वजह से क्या हो, फुल्ली इंडिपेंडेंट सब व्यक्ति को इस कंट्री में। आज डिस्कस करेंगे गांधी लार्विन पैक्ट क्या है। गांधी जी का एक सोच था जिसका नाम था गांधी लार्विन पैक्ट। इसको डिस्क्राइब करेंगे आज की क्लास में और डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने गांधी जी के अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया था, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब किसान हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, चाहे वो महिला हो, इन सभी के योगदानों के बारे में डिस्कस करना है अगले टॉपिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं गांधी का लार्विन पैक्ट क्या था। तो यहाँ पे बात करते हैं 5 मार्च 1931 में लॉर्ड लार्विन, जो कौन थे, वेसरे थे ब्रिटिश साम्राज्य के, और इन्होंने क्या किया था, एक साइन किया था पैक्ट विद गांधी। गांधी जी के साथ बेसिकली एक सहमति एग्रीमेंट किया गया था जो हुआ था दिसंबर 91 में। यहाँ पे 5 मार्च को ऐसा हुआ था कि लॉर्ड लार्विन वेसरे ने साइन किया एग्रीमेंट। ऑब्जेक्टिव को सुना सकता है कि कब जो था लॉर्ड लार्विन वेसरे ने साइन किया था गांधी जी के साथ पैक्ट, तो 5 मार्च 1931 में। इसके बाद दिसंबर 1931 में गांधी जी चले गए कहाँ, लंदन चले गए दूसरे राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस करने, मतलब बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। लेकिन वो वापस आ गए थे डिसअपॉइंटेड होके, मतलब जिस बात पे वो बहस करने, जिस बात के लिए बात करने गए थे वहां पर उनको सहमति नहीं जाना, और उसकी वजह से वो वापस आ गए थे लंदन से। गांधी जी ने उसके बाद दोबारा लॉन्च किया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। एक बार तो उन्होंने लॉन्च किया था कब, 28 में किया था, 22 में 1928 में। लेकिन 1984 में इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, लेकिन ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, लेकिन दोबारा फिर ये मूवमेंट फेल हो गया क्योंकि उसका मोमेंटम पूरी तरीके से फेल हो गया। कब, 1934 में। कौन कौन से, हाउ पार्टिसिपेंट्स फॉर द मूवमेंट, कौन जो लोग इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो लोग इस आंदोलन को कैसे देख रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं अमीर किसानों के बारे में। अमीर किसान क्या होता है, अमीर किसान किसे कहते हैं, वैसे किसान जो खुद के लैंड पे खेती करते हैं, जिनके पास बड़ा लैंड मास होता है खुद खेती करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, उसको कहते हैं रिच पीजेंट्स। तो यहाँ पे रिच पीजेंट्स कम्युनिटी ऐसा मान रहा था कि जो रेवेन्यू है, जो फायदा है, रेवेन्यू टैक्स, उसको घटाया जाएगा। मतलब जो हमारे आमदनी पे कर लगाया जा रहा है ब्रिटिश की तरफ से, दूसरे की तरफ से, उसको कम किया जाएगा, ऐसा अनुमान था। लेकिन ब्रिटिश ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, चाहे आप अमीर है चाहे वो गरीब है, हम तो सब पे टैक्स क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हम तो सब पे टैक्स रिड्यूस नहीं करने वाले हैं, हम और इंक्रीज करने वाले हैं। इस बात को मानने से ब्रिटिश ने इनकार कर दिया, और यही कारण था जिसकी वजह से अमीर किसान भी महात्मा गांधी के साथ इस मूवमेंट में शामिल हुए थे, या जितने मूवमेंट्स होते शामिल हुए थे। तो अमीर किसान, क्योंकि दिक्कत अमीर को होना नहीं चाहिए था, लेकिन अमीर का ये मांग था कि उन पे जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। लेकिन ऐसा ब्रिटिश मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये जो रिच पीजेंट्स थे ये भी महात्मा गांधी के आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि इनका
दुखती नस पे भी पैर रख दिया था ब्रिटिश, ऐसा बोल सकते हैं। इन्होंने दोबारा रिज्वाइन नहीं किया मूवमेंट को एज अ मूवमेंट, क्योंकि ये इसको इसलिए कहा गया था विदाउट रिवाइविंग द रेवेन्यू रेट्स, तो इसीलिए इन्होंने रिज्वाइन नहीं किया मूवमेंट को, क्योंकि द मूवमेंट वाज फॉर मतलब क्योंकि मूवमेंट में रेवेन्यू रेट्स रिवाइव थी, मतलब बदलने नहीं जा रहे थे। मतलब अब ये लोग जुड़ना क्यों चाहता था, अपने रेवेन्यू रेट्स को कम करवाने के लिए, लेकिन देखा कि इनके साथ जुड़ने के बाद भी तो फायदा नहीं हो रहा, तो ये लोग वापस फिर इस मूवमेंट में कभी दोबारा नहीं जुड़े। तो ये जिस मकसद से आए थे जुड़ने, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट है पुअर पीजेंट, गरीब किसान। गरीब किसान का क्या मांग था, तो यहाँ पे गरीब किसान बेसिकली वांटेड रेंट्स ऑफ लैंड, वो चाहते थे कि लैंड्स का उनको क्या दिया जाए, रेंट्स दिया जाए, टू बी रिमाइटेड, ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस इस बात को कहने में या फिर करने में असमर्थ थी कि वो नो रेंट है, मतलब रेंट नहीं दे सकते हैं। अगर लैंड आपको दे तो लैंड अगर आप ले रहे हैं तो रेंट हम कहां से पे करेंगे। सिंपल सी बात, अगर तुम कोई लैंड ले रहे हो तो उसका रेंट तुमको पे करना होगा, तुमको उस पर काम करके, उसका रेंट सरकार थोड़ी पे करेगी, सरकार पे नहीं करेगी। तो यही था, क्योंकि वो गरीब किसान थे, इनका पैसा नहीं था, खाने को दिक्कत आ रहा है, ये कहां से रेंट पे कर पाएंगे, तो इसीलिए चाहते थे कि जो लैंड का जो रेंट है वो पे करे सरकार, उनसे लैंड का रेंट नहीं लिया जाए। लेकिन इस बात से सहमत नहीं था, बोला गया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, नो रेंट कैंपेन, मतलब इसी वजह से कैंपेन चलाया गया जिसका नाम था नो रेंट कैंपेन, क्योंकि यहाँ पे डर था कि अगर अब सेटिंग हो जाएगा रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये नो रेंट किसके खिलाफ है, अमीर किसान के खिलाफ, बड़े लैंडलॉर्ड के खिलाफ। तो अगर इसमें भी अगर सहमति हो जाए, अगर इसको सक्सेसफुल बना दिया जाए, तो इससे दूसरा दुखी हो जाएगा, एक को खुश करेगा दूसरा नाराज, और दूसरा नाराज होगा ज्यादा दिक्कत आएगा, क्योंकि ये पैसा दे रहा है, अमीर है, टैक्स ज्यादा पे कर रहा है, गरीब से तो वैसे ही फायदा नहीं आ रहा है, तो जो अमीर से जो भी पैसा आ रहा है वो भी नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इनको दुखी नहीं करता है, दुखी है, एक वर्ग तो दुखी है ही, तो इसीलिए बोला ये पॉसिबल नहीं है, नो रेंट कैंपेन्स बहुत नहीं चल सकता, क्योंकि ये डर था कि इससे अमीर किसान और जो लैंडलॉर्ड्स, मतलब जिनका जमीन है, जिनका मकान है, उनको रेंट नहीं देंगे तो कौन क्यों रखेगा कोई अपने घर पे, या फिर कोई क्यों देगा अपना लैंड खेती करने के लिए बिना पैसा का, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सरकार कहाँ से देगी, ये तो संभव नहीं, सरकार को तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा आएगा किसी एक तरफ से जाएगा, सब में कैसे होगा, सबको योगदान देना पड़ता है सरकार को टैक्स के रूप में। तो ये कारण था पुअर पीजेंट्स के कि ये लोग इस आंदोलन को इस रूप में देख रहे थे। ये टॉपिक बहुत ही डिटेल वाला कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, जो सवाल पूछेगा अलग प्रकार से पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि हु इज अ पुअर पीजेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ पुअर पीजेंट्स इन द मूवमेंट ड्यूरिंग द महात्मा गांधी इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। मतलब बड़ा सवाल पूछा हो सकता है, कुछ भी सवाल पूछा हो सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में डेप्थ में ज्ञान है, डेप्थ में नॉलेज है, तो सवाल, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र 4 चैप्टर आ ही रहा है हिस्ट्री में, इसमें से एक चैप्टर ये है, एक तो पढ़ चुके हम लोग नेशनल इन यूरोप, और दूसरा नेशनल इन इंडिया, इन दोनों को स्टॉप कर देंगे हिस्ट्री को 2 चैप्टर के बाद, इतना ही सिलेबस आएगा फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। उसके बाद आगे जाएंगे, ज्योग्राफी था बड़ा सिलेबस है, वाइड सिलेबस है, 7 चैप्टर पढ़ना है, 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम लोग, पहले उसके 2-3 चैप्टर खत्म करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स में भी ज्यादा चैप्टर नहीं है, और पॉलिटिकल में ज्यादा चैप्टर नहीं है, 4-5 चैप्टर इतना ही पढ़ना है। हम मैप का भी मात्र 1 चैप्टर आ रहा है, मैप से हिस्ट्री के इसी चैप्टर से आ रहा है, मैप से भी सवाल इसी से आएगा, तो ये चैप्टर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैप में सवाल क्या पूछेगा कि किसानों ने आंदोलन कहाँ किया, अवध में किया है, टॉपिक था ना अवध मूवमेंट, तो ये अवध को डिनोट करना होगा मैप पे, तो ये सब के पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से अकेले सवाल बन सकता है 5 से 7 नंबर का, अकेले ऐसा चैप्टर, मतलब हाई स्कोरिंग चैप्टर है, उससे ज्यादा मैप को मिला जाए तो 10 नंबर बन सकता है इससे, 10 मार्क्स एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता सवाल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, बहुत ही आसान सिलेबस है इस साल, बहुत ही कम भरना है, बहुत ज्यादा टाइम है तुम्हारे पास। हम सारे सिलेबस को 2 बार खत्म करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ा है इसको एग्जाम से पहले, बोर्ड है तो ऑब्वियस सा बात है कि 2 बार खत्म करेंगे। वैसे हर बार एग्जाम से पहले 12 घंटा क्लास लेते हैं एसएसटी का, लेकिन इस साल नहीं लेंगे, जरूरत नहीं शिक्षा, ये सब काम नहीं है, बहुत जोखिम है क्लास लेने में, 2 बार चीजें देख चुके हैं, इस बार जो नहीं है, मतलब बहुत जोखिम है, जान पे ऑफर आ जाता है, ऐसा लगता है
इस बार तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि खत्म हो जाएंगे, ऐसा नौबत आ चुका था बीच बीच में। जो स्टूडेंट था मेरे साथ बैठा उसको पता है बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, इतना लंबा क्लास लेना, बोलना आसान है, से एग्जीक्यूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत सोच भी नहीं सकते इतना मुश्किल है। इसीलिए कोई नहीं करता, सिंपल सी बात है, इसलिए कहाँ कोई करता, कौन पास बनेगा इतना। तो हमको याद रहता है वो क्लास, हमको जो लाइफ में कर लिए था गोल वो हो गया, पूरा हो गया, बार बार थोड़ी एक ही गोल को करनी, कोई नया गोल बनाएंगे, अब वो गोल पूरा हो गया। अब 9th तक पढ़ाई नहीं हम रात में एक बार पूरा सब्जेक्ट, तो क्यों पढ़ाएंगे? जब 10th का पढ़ाई नहीं क्लास में पूरा, तो क्यों पढ़ाएंगे, दोबारा क्यों पढ़ाएंगे? फालतू है ना हार्ड वर्क करना। एक बार वीडियो यूट्यूब में डाल दिए ना, पूरा सिलेबस का डाला हुआ है, 10th का भी पूरा डाला गया एक बार एक वीडियो में, 12 घंटे का दोनों ले चुके हैं, तो अब क्यों लेंगे? एक ही काम को 2 बार क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। इस बार का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इसके बाद एकदम नहीं करेगा, डिसाइड कर लिया था उसी जिसमें क्लास ले रहे थे, बार बार, क्योंकि क्लास में से बार बार तो हर 4-5 घंटे जब हो गया था तो हर 2 मिनट के बाद वोमिटिंग हो रहा था हमको, बार बार छोड़ के जाते थे वोमिटिंग करने के लिए, गर्म पानी करवा रहे थे, गर्म पानी से कर रहे थे, बार बार पानी पी के फेंक रहे थे उसको, मतलब बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि लगातार बोलना था ना 12 घंटा। सबसे कठिन काम ऐसे क्लासेस में बोलना, उतना लगातार। और दूसरा प्रॉब्लम खड़ा रहना फिर भी पॉसिबल है, मानते हैं, लेकिन जो कंटेंट डिलीवर करना है, मतलब लगातार बोलना है, ये कठिन काम है। तो बोलते बोलते मेरा कि अंदर से बहुत दिक्कत हो गया, बोलते वोमिटिंग होने लगा, जो भी खाए थे सब निकल गया था मेरा, पानी पी रहे थे वो भी वोमिट कर रहे थे, सब कुछ। तो बहुत मुश्किल होता है, हम डिसाइड कर लिए थे कि नहीं करना है। और ऐसा नौबत आ गया था कि बीच में हमको मन होता था छोड़ दें 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, कि यहीं पर इस क्लास को बंद करके घर चल जाए। लेकिन बात वही है कि स्टार्ट कर दिए तो फिर इज्जत पे भी आ जाता है कि अब स्टार्ट कर दिए तो किसी भी हाल में खत्म करना, तो बोलते थे जरूरत पड़ेगा तो बुला लेना 108 कॉल करके, लेकिन क्लास तो खत्म करके जाएंगे। तो ऐसा भी नौबत है, उसको पता तो चलता स्टूडेंट को, वो सिर्फ उसी को पता था जो हमको पता चला वो बात, और जो 2-4 को बैठा हुआ था 5 को, उनको पता था कैसे ऐसा दिक्कत आ रहा है, पता था। लाइव में कहाँ पता चल रहा था उस बात, हम मतलब बंद कर देते माइक पर, चल जाते थे छोड़ छाड़ के, क्या हाल है 2 मिनट में आ रहा है, बोल देते थे कि 2 मिनट का ब्रेक है, लेकिन थोड़ा पता चल जाता था, लेकिन उतना डिटेल नहीं पता चलता था। उधर जाके हम क्या कर रहे हैं, सब बैठा हुआ, इधर नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, पूरा अंधेरा है, 3 बज रहा है, तुम्हारा 4 बज रहा है, देख कौन दिखे, कुत्ता तक रोड पे नहीं है 4 बजे। ये सब काम नहीं करने का। चलो समझो, टॉपिक पे आते हैं। पुअर प्रीवियंस समझ में आ गया? तो पुअर प्रीवियंस क्या चाहते थे, सवाल आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट पुअर प्रीवियंस वांटेड। तो पुअर प्रीवियंस वांटेड रेंट ऑफ लैंड्स टू बी रिमाइटेड, मतलब रेंट जो है लैंड का उसको पे कर दिया जाए सरकार की तरफ से। लेकिन कांग्रेस इस बात को सहमत करने में असमर्थ थी। क्यों असमर्थ थी? क्योंकि नो कैंपेन चलेगा, नो रेंट कैंपेन चलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बन सकता है कि कौन नो रेंट कैंपेन को नहीं चाहता था सपोर्ट करना, तो कांग्रेस। व्हाई नो रेंट कैंपेन इज नॉट सपोर्टेड बाय कांग्रेस? तो बिकॉज ऑफ सेटिंग द रिच पीरियड्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो एक टॉपिक से कई सवाल बन सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल बना दो एग्जाम में। रट्टा तो है नहीं एसएसटी, जो रट्टा है बेवकूफ कहलाता है, एसएसटी रटना है ही नहीं। क्लास में सिर्फ अभी जो हम बोलते हैं सुनना है, घर पे जाकर पढ़ना ही नहीं। एसएसटी को सिर्फ समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है, कुछ भी नहीं करना है। दुनिया में कोई हाई, और बोर्ड में बता दे कि बोर्ड में भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है एसएसटी, सबसे ज्यादा नंबर आता है हर साल कोई सब्जेक्ट है तो एसएसटी इसमें सबसे ज्यादा नंबर आता है। इस बार रिजल्ट आने वाला, अब 10 दिनों में आएगा 10th का रिजल्ट, देखना बताएंगे। इस साल भी हमको पता है मेरे सब्जेक्ट में पक्का आएगा, 2-4 को कंफर्म कि 90 से ऊपर लाएगा, कंफर्म बता सकते तुमको, और आएगा। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हर साल आता है, और सब्जेक्ट के मुकाबले एसएसटी पहले वैसे भी सब्जेक्ट हार्ड, दूसरा लगता है स्टूडेंट को हार्ड, और दूसरा ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग होता है, मतलब इस पे टीचर थोड़ा लिबर्टी के साथ चेक करता है इसको, मतलब थोड़ा छूट दे के चेक होता है इसको, चेकिंग स्किल जिसका थोड़ा छूट दिया था। जैसे हम टेस्ट में कैसे करते हैं, जो तो कंटेंट देके चेक कर दी, नंबर फुल आते थे, वही मैथ एग्जाम होता था 16 नंबर 17 नंबर, तो यही क्राइटेरिया तो बोर्ड में भी रहेगा सेम, ऐसे ही आएगा। उसी जो कैलकुलेट करो तो एवरेज निकाल लो उससे, अगर तुमको 40 में 17-18 आया इसका मतलब तो एग्जाम में 35-70 आएगा, यही क्राइटेरिया है। अगर तुम्हारा एसएसटी में अभी 30 में 30 आ रहा है इसका मतलब एग्जाम में 80+ आएगा, ये क्राइटेरिया है। जो तुम्हारा टेस्ट में आ रहा है उसी हिसाब से एवरेज निकल जाता है, और वही होता है, आपको पता है।
हर साल ही काम करते हैं, अनुभव है। अभी बता देंगे इस साल जो बच्चा दिया टेंथ जो देगा रिजल्ट आएगा किसका क्या आएगा हमको पता है पहले से, किसका अच्छा है किसका खराब है सब पता है, उनको पढ़ा है साल भर, हमको पता है किसका कितना स्किल है, उनको नहीं पता होगा ये बात लेकिन हमको पता है। एक टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट में कितना पावर है, स्टूडेंट कितना स्कोर कर सकता है, ये टीचर को बहुत पता होता अच्छे से पता है, क्योंकि हर बार टेस्ट ले रहा है, कॉपी पर चेक कर रहा है, देख कर रिजल्ट पता है, तुमको एडवांस कर रहा है, क्लास में देख रहे तुमको कितना तुम सीरियस हो क्लास में, तुम कितना काम करके आ रहे हो टीचर का, सब उससे रिजल्ट निकलता है। तो रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना एक साल, रिजल्ट तो ही बता देंगे हम क्या आएगा बोर्ड में, वही बताना तो नहीं है, वही तो अपने मन में रखना है, बता ही देंगे तो फिर तो भविष्यवाणी हो गया, वो नहीं करना है, हमको पता है वही आएगा। तो क्योंकि ये सिंपल सी बात है, हर टीचर को पता होता है, इसलिए हम बोल भगवान है, हर टीचर तुमको पढ़ा उसको पता है कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आएगा उनके सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट हमको पता है किसका क्या रिजल्ट आएगा, उतना ही आएगा। चलो बिजनेस क्लासेस समझते हैं बोर्ड के बाद, लेकिन ये बात सिंपल सी बात है, 10th क्लास को इसलिए बता रहे इसलिए क्योंकि एसएसटी वैसा सब्जेक्ट है जो हाई स्कोरिंग, कम मेहनत ज्यादा नंबर, बाकी सब ज्यादा मेहनत कम नंबर, ये टाइम चलता है बोर्ड में। एसएसटी ज्यादा नंबर उठाओ और परसेंटेज को ऊपर ले जाओ, मतलब इसमें 90 आ गया, 90 प्लस आ गया, बाकी 85 भी आ गया तो 85% ज्यादा नंबर कर देता है एसएसटी वजह से। ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है दो ही, एक एसएसटी दूसरा हिंदी। हिंदी भी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट, नंबर 90 प्लस आता है इसमें, स्टूडेंट का 95 भी आता है, कई बार 99 भी आता है। नंबर नहीं मिलता है तो दो सब्जेक्ट में, पहला सबसे कठिन नंबर उठाना है तो मैथ में है और दूसरा है साइंस में। सर इंग्लिश में ठीक ठाक है, उतना हार्ड नहीं, लेकिन बहुत बताएं कि सबसे ज्यादा नंबर तो किसी में उठता है, किसी में आता है तो वो है हिंदी और एसएसटी। बिजनेस क्लासेस वॉर के बाद यहाँ पे बहुत प्रॉफिट को घटाया गया, बिजनेस क्लासेस के लिए जो ह्यूज प्रॉफिट था वह रिड्यूस, उनके प्रॉफिट्स को घटा दिया गया और रिड्यूस वांटेड प्रोडक्शन, उनके उत्पादन को घटा दिया गया। किसके खिलाफ? इंपोर्ट के खिलाफ। इंपोर्ट मतलब क्या होता है? सामान को दूसरे कंट्री से खरीदना, इंपोर्ट करना। तो फॉरेन गुड्स को खरीदना भी क्या हो गया? कम हो गया। यहां पे ये बात पूरी तरीके से फैल गया मिलिटेंट एक्टिविटीज में कि दिक्कत आ रहा है, लॉन्ग बिजनेस मतलब बिजनेस को लंबा चलाना है तो बहुत डिस्ट्रप्शन आ रहा है, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। सोशलिज्म जो है वो यंग कांग्रेस फोर्स कर रही है इनके बीच में और नॉट ज्वाइन द मूवमेंट, इसी वजह से ये बेसिकली ज्वाइन नहीं करते मूवमेंट को। तो बिजनेस क्लासेस का एक बड़ा प्रभाव था। क्यों? क्योंकि वॉर के बाद इनके प्रॉफिट्स को घटा दिया गया। घटा क्यों दिया गया? क्योंकि ये चाहती थी कि प्रोडक्शन को क्या किया जाए, वो क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, फॉरेन गुड्स को बढ़ाया जाए बेसिकली। क्योंकि अपने कंट्री में हम क्या होगा, अगर प्रॉफिट्स बढ़ाना है हमको तो अपने कंट्री में इंपोर्ट्स को कम करना होगा कि ज्यादा? इंपोर्ट्स मतलब क्या होता है? सामान को खरीदना, सामान को खरीदने से प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, सामान को बेचने से प्रॉफिट बढ़ता है। सामान को खरीदेंगे तो नुकसान होगा, हाँ, एक्सपोर्ट करना होगा। और यहाँ पे हो रहा था इंपोर्ट फॉरेन गुड्स का, तो जितना ज्यादा इंपोर्ट होगा फॉरेन गुड्स का उतना प्रॉफिट में कमी आएगा। प्रॉफिट में बढ़ोतरी तब होगा जब एक्सपोर्ट करेंगे, हम सामान को बेचेंगे। तो ये बात पूरी तरीके से फैल गया और ये दिक्कत एक प्रकार का था कि इससे बिजनेस डिस्ट्रप्शन आएगा। लेकिन हम बहुत डिपेंडेंट है फॉरेन गुड्स पे, हर चीज के लिए विदेशी सामान उपलब्ध है, कुछ भी इंडिया बनाता नहीं है। अब ये माइक भी है तो इंडिया नहीं बनाता है, कुछ भी इंडिया नहीं बनाता है, बनाता तो बहुत ही कॉस्टली बनाता है। अब वही सामान फॉरेन गुड्स को सस्ता बना देता है तो काम हो जाता है। तो इसीलिए इससे प्रॉफिट नहीं होता है अपने कंट्री का। कंटिन्यू है कि कैसे महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी भारत के राष्ट्रवादों में, तो महिलाओं का क्या योगदान, कौन कौन लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो वोमेन बहुत सारे प्रोटेस्ट में, मार्चेस में और साल्ट को बनाने में इनका क्या था, इनका योगदान था, इनका बेसिकली उसमें पार्टिसिपेशन था। तो महिलाएं, बिजनेसमैन, अमीर किसान, गरीब किसान, ये चार प्रकार का जो सेक्शन था समाज का, वो बेसिकली क्या कर रहा था, इन्वॉल्व था अलग अलग मूवमेंट में। फॉरेन क्लॉथ्स को पैक करने में, ये सभी चीजों में, लिक्विड शॉप्स में, अलग अलग शराबों की दुकान में, ये सब बेसिकली इसके खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सभी के खिलाफ प्रोटेस्ट में ये शामिल थी महिलाएं। कांग्रेस ने बेसिकली रिलेट किया और महिलाओं की इस बात का अनुमति दिया कि वो भी एक कोई भी पद जो है समाज में, कोई भी संस्था में, गवर्नमेंट में, उनका भी कोई ऑथोरिटी, कोई पद हो सकता है।
पर होना चाहिए। इसी के लिए बाद में एक रिजर्वेशन वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों ही सभाओं में महिलाओं के लिए कुछ सीट रिजर्व करके रखा गया है। अगर महिला उस पर खड़ा नहीं होती है तो वो सीट खाली रहता है। तो इसीलिए महिलाओं को खड़ा करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए किया गया है। कुछ लिमिट्स था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कुछ मतलब कि लिमिट्स था। क्या लिमिट्स था? यहाँ पे दलित, जिसे हम अनटचेबल्स कहते हैं, जो छुआ नहीं जाता है, नीची जाति के लोग जो इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े होते हैं, इनके पास एक्चुअली इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का भी हक नहीं था। तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति, ऐसे वर्ग का व्यक्ति, ऐसा वर्ग, हमारे समाज का वो वर्ग जो दलित है, जो अनटचेबल है। अनटचेबल या दलित का मतलब है इकोनॉमिकली वीक है, और इकोनॉमिकली वीक का मतलब है कि इनको अनुमति ही नहीं है कि किसी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और इन्होंने इसीलिए डिमांड किया कि इनको सीट्स में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसलिए हर जॉब्स में, हर एजुकेशन संस्था में इनके लिए रिजर्वेशन है, इनके लिए अलग इलेक्ट्रोड्स है, विधानसभा क्षेत्र है। और इसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो खुद एक दलित थे, उन्होंने बेसिकली दलित के लीडर भी बन गए, और ये खुद भी दलित थे। और इन्होंने बेसिकली क्या किया, एसोसिएशन बनाया दलित लोगों के लिए, और बाद में संविधान भी बनाया, जिसमें संविधान में दलित लोगों को रिजर्वेशन दिया इन्होंने, क्योंकि ये खुद वो फेस कर रहे थे। तो 1930 में ऐसा किया गया, जिसको डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहा गया। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दलित के लिए किस संस्था का स्थापना किया था? तो डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1930 में किया गया था। तो ये सब पॉइंट्स बेसिकली बताया गया था। इस चैप्टर का नोट्स जो है वो टेलीग्राम के लिंक पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, और इस चैप्टर का पीडीएफ नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट में से नोट्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्लास हुआ किसके साथ? गांधी जी के साथ, क्योंकि ये बेसिकली दलित के लिए कुछ खास कर नहीं रहे थे। ये इनका ज्यादातर फोकस किस पे था? किसान पे था, पीजेंट्स पे था। पूना पैक्ट गांधी जी के बीच में और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में चल रहा था, जहां पर 1932 में रिजर्वेशन दिया गया कुछ क्षेत्रों में सेंट्रल काउंसिल्स पे, लेकिन वर वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट। लेकिन इसको